नंबर थर्ड देखिएगा, तीसरे केस की अपन बात कर रहे हैं। तीसरा केस में क्या ले रहा हूं, जब m1 इज ग्रेटर देन m2 हो, m1 इज ग्रेटर देन क्या हो, m2, यानी भारी प्रक्षेप किसी हल्के लक्ष्य से टकराए, भारी प्रक्षेप किसी हल्के लक्ष्य से टकराए, भारी प्रक्षेप किसी हल्के लक्ष्य से क्या हो, टकराए, या यूं अपन कह सकते हैं हल्के लक्ष्य से टकराए, जैसे किसी ट्रक का साइकिल चालक से टकराना, जैसे किसी ट्रक का साइकिल चालक से टकराना। देखिए भाई, इस कॉन्सेप्ट को अपन देखते हैं कि इसमें क्या रिजल्ट आएंगे। तो देखिएगा, पहले अपन बात करें किसकी, V1 की। तो देखिए V1 इज इक्वल टू M2 U2 अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस M1 माइनस M2 अपॉन में M1 प्लस M2 इंटू U1। यही फॉर्मूला था अपने पास भाई V1 का। तो देखिए इस फॉर्मूले से वही तरीका जो बड़ा है, कौन है, M1 है, तो M1 को आप कॉमन ले लीजिए। तो देखिएगा भाई 2M2 U2 तो रहने दें, यहाँ इसमें से M1 को अगर मैं कॉमन लेता हूं तो ये 1 प्लस M2 अपॉन में M1 प्लस इसमें से मैं M1 को कॉमन ले रहा हूं तो 1 माइनस M2 अपॉन में M1। इसी तरह से यहाँ देखो M1 फिर कॉमन लिया है तो 1 प्लस M2 अपॉन में M1 इंटू U1। अब आप खुद जानते हैं इस बात को कि M2 अपॉन में M1 यहां अब नगण्य हो गया, ये उपेक्षणीय हो गया, क्योंकि M1 की वैल्यू बहुत बड़ी है। तो ये अगर जीरो हो गया तो ये पूरा स्टेप ये तो हो गया भाई जीरो, ये जीरो हो गया। अब इधर देखिए M1 से M1 तो ये कैंसिल हो ही गया। फिर देखें M2 अपॉन में M1 ये भी जीरो, M2 अपॉन M1 ये भी जीरो, यानी कि केवल क्या रह गया है, U1। अर्थात प्रक्षेप जिस चाल से चल रहा है उसी चाल से चलता रहेगा, उसके वेग में कोई फर्क नहीं आएगा। यही तो आ रहा है अपने पास V1 इज इक्वल टू U1। एंड अब मैं अगर बात करूं किसके लिए, लक्ष्य के लिए, तो देखिएगा भाई V2 इज इक्वल टू M1 U1 अपॉन में M1 U1 अपॉन में M1 प्लस M2 माइनस M1 अपॉन में M1 प्लस M2 U2 से। ये बात अपन अब कर रहे हैं लक्ष्य की। तो देखो भाई, अगर लक्ष्य भी गतिमान है तो वही तरीका, M1 को तो आपने कॉमन ले लेना है, M1 को अगर आप कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस M2 अपॉन में M1 प्लस यहां पर भी देखो M1 को कॉमन लेना है, M2 अपॉन में M1 माइनस 1, M1 को फिर मैंने कॉमन ले लिया है तो 1 प्लस M2 अपॉन में M1। इसके आगे की स्टेप्स को देखो इधर सोल्व कर रहे हैं अपन, आगे की जो स्टेप्स हैं उनको अपन यहाँ तक अपन ने लिख लिया है, इसके आगे के शेष जो स्टेप्स है उसको अपन यहाँ ले रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ पर क्या रिजल्ट मेरे पास बन के आ रहा है, गौर करें आप। M1 से M1 तो कैंसिल हो गया, ये जीरो हो गया, तो 2U1 यानी कि V2 इज इक्वल टू 2U1। इधर देखो ये जीरो, ये जीरो, यानी कि 2U1 आ गया भाई, यानी कि V2 इज इक्वल टू 2U1।
ये कब आ रहा है? जब लक्ष्य और प्रक्षेप यानी टक्कर मारने वाला और टक्कर खाने वाला दोनों ही क्या है? गतिमान हो। अगर ऐसा हो कि लक्ष्य स्थिर हो, यो कह सकता हूं उपरोक्त में यदि U2 इज इक्वल टू क्या हो? 0 हो, यानी कि लक्ष्य कैसा हो? स्थिर हो, तो देखिएगा V1 इज इक्वल टू तो क्या रहेगा? U1 ही रहेगा। भाई मैंने क्या कहा? V1 इज इक्वल टू तो क्या रहेगा? U1 ही रहेगा। और अगर V2 इज इक्वल टू बात करूं तो एक बार देखो आप, पहले फिर से एक बार एक मिस्टेक अपने कर दी है, यहां पर ध्यान नहीं दिया आपने। यहां पर आप गौर कीजिएगा, यहां मैं इसको U2 तो लिखा ही नहीं मैंने, ये लो भाई U2 को मैंने लिखा ही नहीं है। तो देखिए एक स्टेप बढ़ गई अपने पास। ये तो मेरे पास हो गया है M1 से M1 2U1 ये कैंसिल हो गया। M2 अपॉन में M1 ये नेग्जिबल हो गया, ये भी नेग्जिबल हो गया, तो U2 तो बच गया, वो भी ये रहा, प्लस में U2 आ जाएगा। भाई इसको तो अपन भूल ही रहे हैं। तो V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2U1 माइनस U2 माइनस U2। V2 इज इक्वल टू 2U1 माइनस U2। उपरोक्त में यदि U2 बराबर 0 हो तो देखिए V1 इज इक्वल टू तो U1 रहेगा, लेकिन V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2U1 हो जाएगा, क्योंकि U2 तो 0 हो गया। यानी यो कह सकता हूं कि लक्ष्य का वेग, अगर लक्ष्य स्थिर है और प्रक्षेप से बहुत छोटा है, और अगर प्रक्षेप उसके टक्कर मारता है, तो लक्ष्य प्रक्षेप की जो चाल है उसकी दुगनी चाल से फिर क्या करेगा? वो मूव करेगा, गति करेगा। तो अपन यो कह सकते हैं अर्थात जब कोई भारी कण किसी हल्के कण को, अर्थात जब कोई भारी कण हल्के कण को, अर्थात जब कोई भारी कण हल्के कण को टक्कर मारता है, हल्के कण को टक्कर मारता है, तो अर्थात जब कोई भारी कण हल्के कण को टक्कर मारता है तो भारी कण के वेग में नगण्य अंतर होता है, यानी कोई चेंज नहीं आ रहा उसके वेग में। तो भारी कण के वेग में नगण्य, आप देख रहे हैं ये लगभग बराबर है, क्योंकि अपन ने एप्रोक्स 0 मान लिया ना इनको अनुपातों को, इस वजह से। तो भारी कण के वेग में नगण्य अंतर, नगण्य क्यों कहा मैंने अंतर? क्योंकि V1 लगभग बराबर है भाई, ये लगभग बराबर U1 है। क्यों? क्योंकि ये M2 अपॉन में M1 को अपन ने 0 लिया है, लगभग ले लिया, क्योंकि इसकी तुलना में ये मान बहुत बड़ा है या ये इसका मान बहुत छोटा है। तो V1 लगभग मैंने क्या लिया? U1। अर्थात जब कोई भारी कण हल्के कण को टक्कर मारता है तो भारी कण के वेग में नगण्य अंतर होता है, लेकिन नगण्य अंतर होता है, लेकिन हल्का कण भारी कण के वेग के दुगने वेग से क्या करता है? गतिमान होता है। लेकिन हल्का स्थिर कण, अर्थात जब कोई भारी कण हल्के कण को टक्कर मारता है तो भारी कण के वेग में नगण्य अंतर होता है, लेकिन हल्का स्थिर कण भारी कण के वेग के दुगने, भारी कण के, लेकिन हल्का कण भारी कण के वेग के दुगने वेग से गतिमान होता है। स्थिर कण, हल्का स्थिर कण भारी कण के वेग के दुगने वेग से
गतिमान होता है। ये लो भैया, ये अपन ने 3 जो है स्पेशल केसेस अपन ने इसके ये जान लिए हैं। तो देखिए, पहला केस अपन ने ये जाना था कि जब उनका द्रव्यमान समान है, पहला। फिर दूसरा मैंने क्या जाना कि जब ये लक्ष्य बहुत बड़ा है और प्रक्षेप छोटा है। तीसरे केस में प्रक्षेप बहुत बड़ा है और लक्ष्य क्या है, छोटा है। अब आप इसे एक बार नोट कीजिए। फिर देखिए, नंबर ए पॉइंट अपन ने पढ़ा था सीधी प्रत्यास्थ टक्कर में, वो पॉइंट अपन ने पढ़ा है टक्कर के बाद के वेग। अब अपन इसमें पढ़ेंगे इसकी गतिज ऊर्जा संबंधी, या यूं कह सकते हैं गतिज ऊर्जा का स्थानांतरण कितना हुआ। क्योंकि प्रत्यास्थ टक्कर में अपन जानते हैं कि गतिज ऊर्जा तो संरक्षित रहेगी, लेकिन ऊर्जा का स्थानांतरण टक्कर के दौरान किस कण में कितना क्या हो रहा है, उसके लिए क्या फॉर्मूला बनता है, उसको अपन अब यहां डिराइव करेंगे। क्योंकि इस पर आधारित एग्जाम्पल नंबर 6.12 अपनी बुक में दिया हुआ है। जिस टॉपिक को अपन अब डिस्कस करने जा रहे हैं उस पर आधारित एक एग्जाम्पल कौन सा अपनी बुक का, एग्जाम्पल नंबर 6.12, जिसको कि अपन सोल्व करेंगे। लेकिन पहले अपन उस टॉपिक को पूरा कर लेते हैं। देखिएगा भाई, अब नंबर बी पॉइंट प्रत्यास्थ टक्कर के लिए जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है गतिज ऊर्जा का स्थानांतरण। गतिज ऊर्जा का स्थानांतरण। देखिए भाई, गतिज ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होता है, या यूं कह सकते हैं प्रक्षेप की गतिज ऊर्जा जैसे स्थिर था, यानी कि लक्ष्य अपने पास क्या है, स्थिर है। अगर उससे कोई प्रक्षेप आके टकरा रहा है तो उसकी गतिज ऊर्जा का कितना हिस्सा, कितना अंश स्थानांतरित हो गया है, इसकी अपन को क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए भाई, सबसे पहले अपन बात करेंगे इसके अंदर, वो बात करेंगे प्रक्षेप की गतिज ऊर्जा की, या यूं कह सकते हैं टक्कर से पूर्व बात करें अपन। तो देखो, टक्कर से पूर्व प्रक्षेप की गतिज ऊर्जा। तो देखिए वे, टक्कर से पूर्व प्रक्षेप की गतिज ऊर्जा, इसको मैं लिख देता हूं के इनिशियल, क्या होगी, हाफ प्रक्षेप का द्रव्यमान m1 है, टक्कर से पहले वेग क्या है प्रक्षेप का u1, हाफ u1 स्क्वायर। भाई प्रक्षेप का वेग u1, द्रव्यमान m1, लक्ष्य का द्रव्यमान m2, वेग u2 टक्कर से पहले, और अगर स्थिर है तो u2 का मान 0। टक्कर के बाद प्रक्षेप का वेग v1 और लक्ष्य का वेग v2। तो मैंने क्या लिखा, टक्कर से पूर्व प्रक्षेप की गतिज ऊर्जा के आई इज इक्वल टू हाफ m1 u1 का स्क्वायर। फिर देखिएगा, टक्कर के पश्चात प्रक्षेप की गतिज ऊर्जा, यानी कि के फाइनल। तो टक्कर के बाद क्या है भाई, हाफ, द्रव्यमान तो वही रहेगा, वेग क्या हो गया इसका v1 स्क्वायर। अब प्रक्षेप की गतिज ऊर्जा टक्कर से पहले इतनी थी, टक्कर के बाद इतनी हो गई। के इनिशियल का मतलब, इनिशियल मतलब प्रारंभिक, एफ का मतलब फाइनल यानी अंतिम। तो अब इसमें कितना डिफरेंस आ गया, इसमें से इसको घटा दीजिए। ये जो डिफरेंस आ रहा है यही किसको शो करेगा, गतिज ऊर्जा में अंतर को। तो पहले अपन गतिज ऊर्जा का अंतर देख लें। तो देखिए, इसलिए प्रक्षेप की गतिज ऊर्जा में कमी,
इसलिए प्रक्षेप की गतिज ऊर्जा में कमी। मैंने मान ली वो कमी क्या है, डेल्टा के है, तो ये क्या होती है, के इनिशियल माइनस के फाइनल, ऐसा ही तो लिखूंगा। तो अब इसी में देखो के इनिशियल की वैल्यू क्या है मेरे पास, हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 v1 का स्क्वायर। देखिए, या मैं इससे अब लिख सकता हूं डेल्टा के इज इक्वल टू हाफ m1, तो ये देखो हाफ m1 तो मेरे पास क्या आ गया भाई, कॉमन आ गया है, और मेरे पास केवल क्या रह गया है, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ये आ गई है मेरे पास प्रक्षेप की गतिज ऊर्जा में अंतर आ गया। अगर ये कह दें कि इसकी गतिज ऊर्जा के अंदर गतिज ऊर्जा में आंशिक कमी, या यूं कह सकते हैं आनुपातिक कमी, अर्थात गतिज ऊर्जा में कमी बटे प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, यानी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का कितना अंश। तो देखो इसलिए गतिज ऊर्जा में आंशिक कमी, आंशिक कमी से मतलब है आनुपातिक रूप से क्या कमी हो रही है, आंशिक कमी इज इक्वल टू, मैंने अगर इसको आंशिक कमी को अगर मैं रिप्रेजेंट कर दूं भाई, इसे f से रिप्रेजेंट कर दूं, तो f इज इक्वल टू ये होगा डेल्टा के अपॉन में के इनिशियल। गतिज ऊर्जा में आंशिक कमी का मतलब होता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बटे प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो देखो भाई गतिज ऊर्जा में कमी कितनी आई है मेरे पास, हाफ, ये m1 है, m1 u1 स्क्वायर v1 स्क्वायर अपॉन में हाफ m1, ये लो भाई u1, यानी कि f इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बन गया मेरे पास, हाफ m1 से हाफ m1 कैंसिल, ये रह गया है मेरे पास u1 स्क्वायर v1 स्क्वायर अपॉन में u1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस v1 स्क्वायर अपॉन में u1 स्क्वायर। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई है, यानी कि मैं इसे कह सकता हूं f इज इक्वल टू डेल्टा के अपॉन में के इनिशियल इज इक्वल टू 1 माइनस v1 स्क्वायर अपॉन में u1 स्क्वायर। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं। अब देखिएगा इसके आगे की स्टेप्स को मैं यहां सोल्व कर रहा हूं। यहां मेरे पास ये आया है v1 माइनस v1 स्क्वायर अपॉन में u1 स्क्वायर। अब मुझे v1 अपॉन में u1 की वैल्यू निकालनी है। अब मैं क्या जानता हूं कि टक्कर के बाद वेग का फॉर्मूला ये होता है, चूंकि v1 इज इक्वल टू 2m2 u2 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस u1 m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस m2। यही तो मेरे पास फॉर्मूला है, v1 इज इक्वल टू 2m2 u2 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस u1 m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस m2। टक्कर के बाद के वेग का फॉर्मूला यही है। अब देखिएगा इसके अंदर एक स्पेशल केस अपन ये लेते हैं कि लक्ष्य इसमें क्या है, स्थिर है, क्योंकि स्थिर लक्ष्य के लिए अपन ऊर्जा का स्थानांतरण मैक्सिमम लेके चलेंगे। तो अगर स्थिर अगर लक्ष्य है तो देखिएगा u2 इज इक्वल टू 0 होने पर, यानी कि यूं कह सकते हैं आप लक्ष्य के स्थिर होने पर, अगर लक्ष्य स्थिर है तो देखिए भाई v1 इज इक्वल टू u, तो ये तो 0 हो गया पूरा स्टेप ही, u2 का मान 0 रखते ही, तो u1 m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस m2, यानी कि v1 अपॉन में u1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 m1 प्लस m2। इक्वेशन नंबर ये आ गई 2। अब आपको क्या करना है, समीकरण 2 से v1 अपॉन में u1 का मान समीकरण 1 में रख देना है। तो देखेंगे
समीकरण 2 से v1 अपॉन में u1 का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखो इस समीकरण में अपन मान को रखते हैं तो देखिएगा भाई f इजिकल टू ये जो डेल्टा के अपॉन में के इनिशियल को मैं f से रिप्रेजेंट कर रहा हूं भाई 1 माइनस यहां v1 अपॉन में u1 का भाई स्क्वायर है, होल स्क्वायर हो रहा है, यानी कि m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस m2, इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर लिखा जाएगा। यहां तक कि मैंने इस समीकरण को लिख दिया है। आप देख रहे हैं कि यहां तक ये समीकरण आ गई है f इजिकल टू 1 माइनस m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस m2। ये अगर मेरे पास यहां तक की इक्वेशन आ गई है, अब मुझे इस इक्वेशन को आगे क्या करना है, हल करना है। एक बार आप इसे नोट करें, ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें ताकि मैं इसे साफ करके फिर आगे के टॉपिक को अपन डिस्कस करें, आगे की स्टेप्स देखें। देखिए पहले मैं इस स्टेप को वापिस से लिख देता हूं। समीकरण 2 से v1 अपॉन में u1 का मान समीकरण 1 में रखने पर f इजिकल टू डेल्टा के अपॉन में के इनिशियल इजिकल टू मान रखने पर मेरे पास क्या आ गया है, 1 माइनस m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन मेरे पास आ गई है। अब मैं इसे केवल सोल्व करूंगा। देखिएगा अब इससे अपन को क्या करना है भाई, सोल्व करना है। कैसी कैसी क्या क्या स्टेप्स आनी है, तो देखिए भाई मैं इसे लिख सकता हूँ 1 माइनस m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर अपॉन में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, या इसे आप लिख सकते हैं f इजिकल टू, यहाँ एलसीएम आ गया है आपके पास m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर का। तो देखिए भाई यहां से ये कैंसिल, तो ये हो गया है m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर। a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से आप इसे खोल लीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां पर a का मतलब m1, b का मतलब m2। तो देखो m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2। फिर यहां देखो ये भी उसी तरीके से m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर 2m1 m2 अपॉन में ये लो, सिंपल मैथ सोल्व करनी है। अब देखो भाई बाहर माइनस का साइन है, तो आप जैसे ही इस ब्रैकेट को हटाएंगे साइन क्या होंगे, अंदर के चेंज हो जाएंगे। चलो इस स्टेप को कर लेते हैं, m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर 2m1 m2 माइनस m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर, ये प्लस का हो जाएगा 2m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। m1 स्क्वायर से m1 स्क्वायर, m2 स्क्वायर से ये m2 स्क्वायर, 2m1 m2 2m1 m2, तो ये हो गया है 4m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2। ये लीजिए, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। यानी कि गतिज ऊर्जा में जो कमी आ रही है
वो और प्रारंभिक जो गतिज ऊर्जा है इन दोनों का जो अनुपात है वो आ रहा है मेरे पास 4m1m2 अपॉन में m1 प्लस m2। इस फॉर्म में मेरे पास ये इक्वेशन आ गई है। ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन मेरे पास ये आ गई है। अब इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ा सकता हूँ। आप देखेंगे कि ये जो इक्वेशन नंबर 3 आई है, थोड़ा सा इसे मैं कुछ कॉन्सेप्ट निकालने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ा सकता हूं। आप इसे याद रखें, अपन इस पर बेस न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे अपनी ही बुक का एग्जाम्पल नंबर 6.12 यानी छठे चैप्टर का 12वां क्वेश्चन। अब देखो, अब इससे आगे की अपन थोड़ी सी बातें और करें। F इज इक्वल टू 4m1m2। गौर कीजिएगा, यहां पर मेरे पास ये m1 प्लस m2 का क्या है, होल स्क्वायर है भाई। ये अगर ये m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर आया है मेरे पास, तो याद कीजिए मैं इसे इस तरह से कह सकता हूं। जैसे आप अच्छे से एक सिंपल मैथमेटिक्स वाली चीज जान लो, मैं यहां लिख रहा हूं, इसे फिर साफ करूंगा। जैसे a प्लस b का होल स्क्वायर है, इसे मैं a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 4ab कह सकता हूं। इसी तरह से a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर है तो मैं इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab कह सकता हूं। बिल्कुल ऐसा ही है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो गौर कीजिएगा यहां पर ये m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर है भाई। m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब मैं इसे लिख सकता हूं m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर प्लस 4 m1 m2। बिल्कुल ऐसा लिखा जा सकता है। और अब ये समीकरण नंबर आ जाएगी 4। अगर मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूं, अब जगह आप इसे जनरल मैथमेटिक्स से हैं, ये आप जानते हैं अच्छे से। तो देखिए, अब यहां अगर मेरे पास ये कॉन्सेप्ट आ गया है, अब यहां इस कॉन्सेप्ट से एक चीज देखिएगा, इस f का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। यानी कि ये जो वैल्यू है ये जितनी कम होगी, ये f उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये कम कब संभव है, जब इसका मान 0 हो, और 0 कब संभव है, जब m1 इजिकल टू क्या हो, m2 हो। यानी कि अगर ये 0 हो गया तो इजिकल टू आ गया 1, यानी कितना परसेंट हो गया, 100% हो गया। तो 100% कब पॉसिबल है, जब इनके द्रव्यमान क्या है, समान है। यानी कि जब दो पिंडों के द्रव्यमान समान होंगे तो ऐसी स्थिति में और उनमें अगर सीधी प्रत्यास्थ टक्कर हो रही है तो आप यूं कह सकते हैं कि जो ऊर्जा का स्थानांतरण है वो 100% हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट अपन ने इसके अंदर देख लिया है। तो अपन इस तथ्य को यहां नोट कर लेते हैं। अपन ये लिख सकते हैं, अतः द्रव्यमानों का अंतर न्यूनतम होने पर, अतः द्रव्यमानों का अंतर न्यूनतम होने पर, अतः द्रव्यमानों का अंतर न्यूनतम होने पर अधिकतम गतिज ऊर्जा स्थानांतरित होगी। अधिकतम गतिज ऊर्जा स्थानांतरित होगी। अतः द्रव्यमानों का अंतर न्यूनतम होने पर अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होगी, स्थानांतरित होगी। अर्थात m1 माइनस m2, क्या कहा मैंने, m1 माइनस m2 इज इक्वल टू क्या हो भाई, 0 हो, 0, या m1 इज इक्वल टू क्या हो, m2। तो ये तो कह सकता हूं अर्थात अधिकतम गतिज ऊर्जा स्थानांतरित होगी, अर्थात m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 0, या m1 इज इक्वल टू क्या कह सकता हूं मैं इसे, m2।
तो देखिए, तो F इज इक्वल टू डेल्टा के अपॉन में के इनिशियल इज इक्वल टू क्या होगा 1 का मीन्स, या इसे मैं कह सकता हूं परसेंटेज फॉर्म में लिखूं तो 100%, यानी कि गतिज ऊर्जा प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का कितना परसेंट है, यानी सॉरी कह सकते हैं गतिज ऊर्जा में जो कमी आई है, गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन है या कमी आई है वो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का कितना हिस्सा हो गया 100%, पूरी की पूरी हो गई। तो अपन यो कह सकते हैं अतएव जब लक्ष्य विराम में हो, क्योंकि यहां पर ने ध्यान करो U2 का मान 0 लेके फिर ये निकाला था, अतएव जब लक्ष्य विराम में हो तो, अतः जब लक्ष्य क्या हो विराम में हो तो सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर में, या सीधी प्रत्यास्थ टक्कर भी कह सकते हैं अपन, तो सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर में द्रव्यमान समान होने पर, द्रव्यमान समान होने पर 100% गतिज ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, 100% गतिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा का क्या होगा स्थानांतरण होगा। यहां अपन ने कितना ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है ये अपन ने देख लिया है। तो प्रत्यास्थ टक्कर के लिए ये पॉइंट अपने पास यहां वेल अपडेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। अब अपन इसका जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को अपन अब देखेंगे कि वो क्वेश्चन क्या है, क्या उस क्वेश्चन के अंदर वो कॉन्सेप्ट में कह रहा है, उस चीज को अपन डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद फिर अपन इसमें देखेंगे सम्मुख अप्रत्यास्थ टक्कर, फिर उसके बाद अपन द्विविमीय टक्कर को और पढ़ेंगे। आप इसे एक बार नोट करें एज इट ऐसे कैसे कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्या और कैसे हो रहा है उसको आप देख सके ताकि